हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने एलटी शिक्षण अभिरुचि को लेकर एक विशेष सीरीज चलाई हुई है, जिसके क्रम में आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर इसका प्रभाव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर इसका प्रभाव। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में अभिप्रेरणा का बहुत अधिक महत्व होता है। बालक के समग्र विकास एवं सफलता प्राप्त करने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। बालक के द्वारा जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं दोस्तों, वो कभी भी उद्देश्यहीन नहीं होते, और उन समस्त क्रियाकलापों में जैसे कि भय है, इच्छा है, आकांक्षा है, इनका कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से योगदान होता है। तो चाहे बालक के द्वारा किए गए कार्य उचित हो चाहे अनुचित हो, तो उनकी पृष्ठभूमि में विभिन्न प्रकार के बाह्य और आंतरिक कारक निहित होते हैं। इन्हीं कारकों को क्या बोला जाता है? उद्दीपन बोला जाता है। ठीक है, उद्दीपन जैसे क्या क्या होते हैं? दंड है, प्रशंसा, पुरस्कार। ठीक है ना। तो ये जब मिलता है तो इन्हीं के द्वारा जो आपके वांछनीय लक्ष्य यानी कि जिनको आप पाना चाहते हैं, तो इनकी दिशा में अगर आप अग्रसर होना चाहेंगे तो जो शक्ति बालकों को प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जीवन में किया जाने वाला कोई भी कार्य है अभिप्रेरणा के बिना रुचिपूर्वक नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं अभिप्रेरणा के बारे में कि अभिप्रेरणा को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किस तरीके से अपनी तरह से डिफाइन किया है। ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोटिवेशन कहा जाता है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जो शब्द है मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मोटर या मोशन। ठीक, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रेरणा क्या है, वो आपका एक तरीके से बालक के व्यवहार को संचालित करने वाली शक्ति है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो उन उद्दीपनों का परिणाम होती है जिनके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय या नियंत्रित होता है। ओके, तो इससे हम अभिप्रेरणा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा भी देखिए, यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जो कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैंने उनको यहाँ पर लिखने का प्रयास किया ताकि आप अभिप्रेरणा को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएं। ठीक है ना। तो रिली और लेविस, देखिए ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि अभिप्रेरण एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है, ना कि कुछ ऐसी चीज जिसे शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो अभिप्रेरण है वो एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होता है। इन्होंने ये नहीं माना है कि जो शिक्षक है छात्र में अपनी ओर से पैदा नहीं करते हैं। इन्होंने माना है कि अभिप्रेरण आंतरिक रूप से छात्र में स्वयं पैदा होता है, ये इनका मानना है। ठीक है ना। जबकि वुडवर्थ क्या बोलते हैं कि प्रेरक यानी कि अभिप्रेरण व्यक्ति की वह स्थिति है जो उसे निर्धारित व्यवहार करने हेतु तथा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु उत्तेजित करती है। ओके, इसके बाद जो बर्नार्ड है, बर्नार्ड का भी अपना एक अलग दृष्टिकोण है। जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। और जबकि गुड ये कहते हैं कि क्रिया को उत्तेजित करने, नियंत्रित करने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को ही अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इन सब का एक तरीके से हम अगर निचोड़ निकालें तो आप क्या कहेंगे कि अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो कि क्या होती है? उद्दीपनों को, जो हम कह सकते हैं कि उद्दीपनों का क्या होती है? परिणाम होती है। ठीक है ना, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित होता है। आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि अभिप्रेरण एक तरीके की क्या है? आंतरिक शक्ति है। ठीक है ना। और एक तरीके से वो क्या है? उद्दीपनों का यानी कि स्टिमुलस का परिणाम है, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित होता है। आप इन सभी डेफिनेशन से ये निचोड़ अभिप्रेरणा के बारे में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब अभिप्रेरणा की यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं
देखिए अब इन जो सारी हमने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी उसके आधार पर हम विशेषताएं निकाल सकते हैं। देखिए क्या कैसे हैं। सबसे पहले अभिप्रेरणा क्या है, क्रियाशीलता का प्रतीक होती हैं, यानी सक्रियता और क्रियाशीलता को बढ़ाती हैं। भावात्मक प्रदर्शन के माध्यम से व्यक्ति अपनी अभिप्रेरणा को व्यक्त करता है, ठीक है ना। जो आपकी भावात्मक जागृति होती है ना, संवेगों से संबंध होती है, ठीक है ना, तो इसी के माध्यम से व्यक्ति अपनी क्या करता है, अभिप्रेरणाओं को व्यक्त करता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अभिप्रेरणा क्या है, एक साधन है, ठीक है ना। बिना अभिप्रेरणा के आप कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है। व्यक्ति के व्यवहार में अभिप्रेरणा क्या करती है, उत्तेजित करती है, जैसा कि अभी हमने कई सारी डेफिनेशन पढ़ी, ठीक। अभिप्रेरणा के माध्यम से ही व्यक्ति का व्यवहार संचालित होता है, ठीक। व्यक्ति में होने वाले शक्ति परिवर्तन से अभिप्रेरणा आरंभ होती है, ओके। और अभिप्रेरणा किसी क्रिया को उत्तेजित रखने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है, जैसा कि अभी हमने इसकी निचोड़ डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको अभिप्रेरणा की विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों अभिप्रेरणा को वैसे तो कई तरीके से कैटेगराइज किया गया है, हम कोशिश करेंगे कि इसके कितने वे हैं इसको कैटेगराइज करने के। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा वैसे तो देखिए दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। तो पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, ठीक। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि आपकी जो अंदर की अभिप्रेरणा है वो आंतरिक क्रियाएं हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती हैं, आंतरिक अभिप्रेरणाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। आंतरिक अभिप्रेरणा वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी प्रबल होती हैं, इसमें हम कह सकते हैं ना, इसमें बालक की शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। बालक जब किसी भी कार्य करने की अगर वो इच्छा करता है तो वो इच्छानुकूलन क्या करता है, कार्य को प्रारंभ करने लग जाता है ना, तो जिससे बालक को क्या होता है, सुख या संतोष प्राप्त होता है, ठीक है ना, और उस कार्य को जारी रखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ये कहाँ से आती है, अंदर से आती है ना, आंतरिक। तो आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा प्रदान करती है, ये आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में, ठीक है ना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, वो आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है, यानी कि आपके अंदर से आती है, और आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के भीतर से प्रेरणा प्रदान करती है, ठीक है ना। इसको आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में डिस्कस किया, कुछ मनोवैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा से तात्पर्य होता है वो होता है स्वतः अभिरुचि, ठीक है, स्वतः अभिरुचि। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस इंटरेस्ट, ठीक है। स्वतः अभिरुचि भी आपका आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। कोई भी शिक्षार्थी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी पाठ को इसीलिए सीखता है क्योंकि उसमें उसके लिए अभिरुचि है, और उस पाठ को सीखने के बाद उसको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई शिक्षा, जो आपका शिक्षार्थी है उसके अंदर क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी को यदि अधिगम के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा होगी ना, तो उसके परिणाम क्या होते हैं, अत्यधिक प्रभावी होते हैं। तो आप कोई भी पाठ है, आपके अंदर जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा, ठीक है ना, यानी कि आपके आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होगी, तब तक आप उस पाठ को सीख नहीं पाएंगे। सीखेंगे लेकिन अधकचरा ज्ञान होगा। लेकिन अगर आप उस पाठ के लिए आपके प्रति आपके अंदर क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, तो उसके जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही अच्छे और सुखद होंगे, यानी कि अत्यधिक प्रभावी होंगे। आप उस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे और उसको सीखने से आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। इसमें एक स्वार्ज थे, इन्होंने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, हालांकि मैंने उसको यहाँ पर लिखा नहीं है। उन्होंने माना है कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न एक दबाव होता है, ठीक है ना। एक उन्होंने माना है कि प्रेशर है, कि एक अंदर से आपको एक प्रेशर आ रहा है कि जिससे उसे एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हमने अभी भी पढ़ा कि जो अभिप्रेरणा है वो आपको क्या करती है, एक तरीके से आपके व्यवहार को संचालित करती है, उनको एक दिशा प्रदान करती है, ठीक है ना। तो वही इसका स्वार्ज के जो डेफिनेशन है वो यही कहते हैं कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो व्यक्ति के अंदर एक तरीके का प्रेशर है, ठीक है ना, जो उसको क्या करता है, निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। तो आंतरिक अभिप्रेरण व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा प्रदान करता है। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चिंता, यानी कि एंग्जाइटी, ठीक है ना, एंजाइटी, और इसके अलावा उपलब्धि की आवश्यकता, यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट, और इसके अलावा संबंधन की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है, आकांक्षा का स्तर, ये सारे इसके क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है, ठीक है ना। जैसे आपको चिंता होती है और आपको अचीवमेंट चाहिए, आपको एफिलिएशन चाहिए,
एस्पिरेशन चाहिए, आकांक्षा का स्तर, तो ये सारे के क्या क्या होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण होते हैं। इसके अलावा लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक असंतोष हो जाता है या मानसिक तनाव हो जाता है, इसको भी आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत मानते हैं। तो आई होप कि आपको आंतरिक अभिप्रेरणा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है बाह्य अभिप्रेरणा। अब देखिए दोस्तों, बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, यानी कि एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक ऐसे प्रोत्साहन से होता है जो शिक्षार्थी को बाहरी वातावरण में दिया जाता है, ठीक है ना, और उसके व्यवहार को एक निश्चित दिशा में मोड़ा जाता है, जो कि अभिप्रेरणा का काम ही होता है। ठीक, तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि वह उद्देश्य जिसे प्राप्त करना बालक का लक्ष्य होता है, तो बाह्य अभिप्रेरणा का मुख्य उत्तेजक होता है। ठीक, तो बाह्य प्रेरणा में क्या होता है, व्यक्ति में बालक की इच्छा का महत्व नहीं होता, अर्थात इसमें क्या होती है, इच्छा ध्यान में रखे हमेशा गौण होती है, इसमें इच्छा का महत्व नहीं है। ठीक, जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या आपकी इच्छा का महत्व है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा में आप क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है तो आपकी इच्छा का इसमें महत्व नहीं है। इसमें एक तरीके से आप क्या है, इच्छा क्या होती है, गौण होती है, यानी सेकेंडरी होती है। इसके प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, निंदा, प्रशंसा, ठीक है ना, इन सब का प्रयोग क्या करते हैं छात्र जो शिक्षक हैं वो छात्र को नई क्रियाओं का अधिगम कराने हेतु करते हैं जनरली, ठीक है ना। जैसे आप निंदा करेंगे, किसी की प्रशंसा करेंगे, तो उससे भी क्या होता है, आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन प्राप्त होता है। इसमें भी स्वार्जिन ने एक डेफिनेशन दी है कि जो बाह्य अभिप्रेरणा वह प्रोत्साहन होता है जो व्यक्ति को बाहर से उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। इंटरनल में तो आपको क्या है कि आपको अंदर से ही एक तरीके का अंदर से ही अभिप्रेरणा आ रही है, या आंतरिक शक्ति है जो आपको एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जो बाह्य अभिप्रेरण है वो एक तरीके का प्रोत्साहन है जो व्यक्ति को बाहर से उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों। जब क्या होता है ना, जैसे कोई टीचर है वो कोई पाठ सीखने के लिए सपोज करो पुरस्कार दे रहा है, ठीक है ना, या एक तरीके से वो प्रशंसा कर रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर आपने कोई बच्चा है, बच्चे से आपने कहा कि भाई तुम कोई पाठ सीख कर लाओ और मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा, पुरस्कार के रूप में आपने एक चॉकलेट दे दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक तरीके से आपने पुरस्कार दिया फिर प्रशंसा की, तो वो दोनों के दोनों क्या हैं, बाह्य अभिप्रेरण के यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के उदाहरण है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ध्यान में समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, रिली और लेविस ने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। इन्होंने बोला है कि अगर कार्य को पूरा कराना है तो शिक्षक को प्रायः आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों को ही प्रोत्साहित करने की जरूरत होगी, ठीक है, और इन दोनों के बीच में अच्छा संतुलन बना के रखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अधिगम अच्छे से करवाना है तो आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों का संतुलित रूप में प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है इनके अनुसार, ठीक है ना। तो कोई भी कार्य है पूरा कराने के लिए शिक्षक को आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है। वैसे तो काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने अपने तरीके से अलग अलग वर्गीकरण किए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण आपका आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा थी, लेकिन अभिप्रेरणा का और भी वर्गीकरण किया गया है जिससे कि हमें इसको समझने में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरण को दो वर्गों में बांटा है, आप कह सकते हैं इसको। पहला होता है शारीरिक या जैविक अभिप्रेरण और दूसरा होता है अर्जित या सीखा हुआ अभिप्रेरण, ठीक है ना। इसको आप समझ लीजिए, पहला तो क्या था हमारा आंतरिक और बाह्य, और इसके बाद जो दूसरा वर्गीकरण है वो है शारीरिक या जैविक अभिप्रेरण या फिर अर्जित या सीखा हुआ अभिप्रेरणा। तो आप इसको समझ लीजिए भाई, शारीरिक या जैविक अभिप्रेरणा क्या होता है। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मोटिव्स, ठीक है ना। अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा जो भी आप इसको जिस तरीके से भी प्रोनाउंस करें। देखिए शारीरिक अभिप्रेरण वैसे अभिप्रेरण को कहा जाता है जो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना। जीवित रहने के लिए ये होता है आवश्यक, जीवित रहने के लिए क्या है, आवश्यक है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये दोस्तों वैसे तो क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब है कि प्रत्येक जगह पे मौजूद होते हैं, यानी कि जो सभी व्यक्तियों में ये एक ही रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, भूख, प्यास, नींद ना, ये सारे के सारे क्या हैं आपके शारीरिक या फिर जैविक
अभिप्रेरण है, ठीक है ना। तो एक तरीके से सभी देश में या काल के लोगों में, जैसे ना टाइम के लोगों पे, ये एक ही रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ठीक, अच्छा, शारीरिक अभिप्रेरण में एक और चीज है, बालकों में समस्थिति पाई जाती है। देखिए समस्थिति का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं होम्योस्टैटिस, ठीक है ना। अब होम्योस्टैटिस क्या है, समस्थिति क्या होता है कि जैसे जो शरीर होता है ना, उसके भीतर संतुलन बनाए रखने का गुण होता है, ठीक है ना। शारीरिक अभिप्रेरण से बालकों में हमेशा क्या होता है, समस्थिति का गुण पैदा होता है। समस्थिति यानी कि इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है ना, होम्योस्टैटिस। तो होम्योस्टैटिस स्टैसिस क्या होता है, देखिए जो होम्योस्टैटिस जो चीज होती है वो होती है समस्थिति। देखिए समस्थिति का मतलब ये होता है कि शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने का गुण, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे जब व्यक्ति को क्या होती है, भूख लगती है, तो उसके भीतर क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, ठीक, और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति क्या करता है, भोजन की खोज करता है और भोजन मिलने पर उसका तनाव कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी इसको हम क्या बोलते हैं, समस्थिति, ठीक। तो आप ध्यान में रखना कि शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने का गुण, तो शारीरिक अभिप्रेरणा से बालकों में समस्थिति यानी कि शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने का गुण उत्पन्न होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है टैट में, पुराने एग्जाम में आया हुआ भी है। तो आप ये जो कुछ वर्ड होते हैं ना टिपिकल से, इनको आपने ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है अर्जित या सीखा हुआ अभिप्रेरण, यानी कि एक्वायर्ड और लर्न मोटिवेशन, ठीक है ना। अब ये क्या है, मोटिवेशन, ठीक। ये अर्जित अभिप्रेरण ऐसे अभिप्रेरण होते हैं जो जन्मजात नहीं होते हैं, समझ में आया, जो कि जन्मजात नहीं होता। अभी हमने बात कहा था ना कि भाई जो शारीरिक अभिप्रेरण है, जैविक अभिप्रेरण है, वो क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, ठीक। ये अभिप्रेरण ऐसे होते हैं जिनको व्यक्ति अपने जन्म के बाद सीखता है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना ही ये यूनिवर्सल होते हैं, जस्ट शारीरिक के अपोजिट वो यूनिवर्सल होते हैं, ठीक। यानी कि ये सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं और इनका रूप अक्सर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। ऐसे अभिप्रेरण में जीवित या हम कह सकते हैं सर्वाइवल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला जो शारीरिक अभिप्रेरण है उसमें आपके क्या होता है, जीवित रहने के लिए वो आवश्यक होते हैं, ये जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते। और ऐसे अभिप्रेरणों का अभी जो हमने बात की थी, समस्थिति से कोई भी संबंध नहीं होता है, ठीक है ना। HOMEOSTASIS, होम्योस्टैसिस, ठीक है ना। होम्योस्टैसिस से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है, इसको बोलते हैं अर्जित या सीखा हुआ अभिप्रेरण। अब क्या होता है कि जो शिक्षा का दृष्टिकोण है ना, शिक्षा के दृष्टिकोण से हम जो अर्जित या सीखा हुआ अभिप्रेरण है ना, इसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला आता है इसमें उपलब्धि अभिप्रेरण। उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक। यानी देखिए उपलब्धि का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि आप कोई उपलब्धि पाना चाहते हैं या आप कोई सफलता पाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक ऐसा अभिप्रेरणा होगा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस तरह से करता है कि उसको अधिक से अधिक सफलता मिले, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उपलब्धि अभिप्रेरणा, ठीक है। इसके बाद आता है संबंधन अभिप्रेरणा, यानी कि आपका आता है एफिलिएशन मोटिवेशन, ठीक। इसका क्या मतलब है, देखिए दोस्तों, जैसे अगर आपको ना बालक को अपने साथियों या फिर अपने लोगों या समूह में मान्यता प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। जैसे आप क्या क्या पाना चाहते हैं, मान्यता पाना चाहते हैं लोगों के बीच में, अपने साथियों के बीच में या लोगों के समूह के बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं, संबंधन बोला जाता है, यानी एफिलिएशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो संबंधन अभिप्रेरणा क्या है कि अपने साथियों या लोगों के समूह में मान्यता प्राप्त करने की प्रवृत्ति, ठीक। तो यह अभिप्रेरण भी क्या होता है, सभी उम्र के लोगों में होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ये किशोरावस्था की, जैसा हमने पढ़ा था ना, किशोरावस्था में क्या होता है कि जो बालक हैं वो अपने ग्रुप में लीडर बनना चाहते हैं, ठीक है ना, या ठीक है ना, यानी एक तरीके से वहां पर बहुत ही प्रभावी रूप से सहयोग करना चाहते हैं। तो किशोरावस्था में यह प्रेरण
अधिक स्पष्ट और विशिष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है ना। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो किशोर होते हैं अपने साथियों का समर्थन पाना चाहते हैं और एक तरीके से अपने माता पिता और शिक्षकों की प्रशंसा पाने की जो उनकी इच्छा होती है इसमें वो तीव्रतम होती है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया होगा कि संबंधन अभिप्रेरण क्या होता है। इसके बाद आता है चिंताहार। अब इसको बोलते हैं एंजाइटी रिडक्शन। ठीक, अब चिंता ह्रास का क्या मतलब है दोस्तों, कि जो बालक है ना वो सीखे जाने वाले पाठ के प्रति तनाव तथा चिंता को बिल्कुल ही समाप्त करने से नहीं बल्कि चिंता के स्तर को इस लायक बनाकर रखने से होता है जो उसे पाठ को सीखने में मदद कर सके। ओके, तो अगर हम शिक्षक की बात करें तो उनके लिए चिंता ह्रास का ये आशय है कि उन्हें वर्ग के छात्रों में चिंता स्तर को संतुलित बिंदु पर रखना चाहिए जिससे वे उनके शिक्षण का अधिकतम लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चिंता ह्रास क्या है, देखिए कि बालक क्या करना है, जो सीखे जाने वाले पाठ के प्रति तनाव तथा चिंता को बिल्कुल समाप्त करने से नहीं बल्कि चिंता के स्तर को इस लायक बनाए रखने से होता है कि जो उसे पाठ को सीखने में मदद करे। यानी कि एक तरीके से आप कोई भी जो सीखे जाने वाला पाठ है उसके प्रति चिंता को बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे, आप चिंता के स्तर को बनाए रखेंगे। ठीक है ना, चिंता के स्तर को बनाए रखेंगे ताकि जो बच्चा है उसको लगे कि मुझे पढ़ाई करनी है। देखिए, अगर कोई बच्चे को अगर पास होना है और उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसको सामान्य चिंता होनी चाहिए, है ना, एंजाइटी लेवल उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक तरीके से आपको क्या है कि उस लेवल को बनाए रखना है। ठीक है ना, तो ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है सत्ता अभिप्रेरण यानी कि पावर मोटिवेशन। अब जो सत्ता अभिप्रेरण की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें मानव के बहुत सारे व्यवहारों पर ये डिपेंड करता है। ठीक है ना, इसके अनुसार क्या होता है, जो व्यक्ति है वो हीनता के भाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता बल्कि उसके स्थान पर वो क्या चाहता है, श्रेष्ठता का यानी श्रेष्ठता का भाव विकसित करना चाहता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसी भावना के कारण वह उन सभी कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित होता है जिसमें उसमें नियंत्रण करने, प्रभुत्व दिखाने या सत्ता में रहने की भाव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सत्ता अभिप्रेरण का मतलब ही यही है कि आप सत्ता, जैसे कहते हैं ना कि आप सत्ता में रहना चाहते हो। ठीक है, तो यानी आप क्या करना चाहते हो, नियंत्रण करना चाहते हो लोगों पर, प्रभुत्व दिखाना चाहते हो, सत्ता में रहना चाहते हो। ठीक, तो उस तरीके का जो आपके अंदर जो मोटिवेशन आएगा ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पावर मोटिवेशन यानी कि सत्ता अभिप्रेरणा। ठीक है ना, तो बालक इसमें क्या करता है, तीव्रता से उन क्रियाओं को करना सीखता है जिसमें उसे क्या मिले, श्रेष्ठता मिले, सत्ता और दूसरों को नियंत्रित करने का भाव उत्पन्न हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान में रहे। और ये वैसे उन कार्यों से दूर रहना सीख लेता है जैसे कि हमने डिस्कस किया था ऊपर, जिसमें क्या हो, उसमें हीनता या लाचारी का भाव उत्पन्न हो। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों आक्रमणशीलता का अभिप्रेरणा यानी कि मोटिव ऑफ एग्रेसिवनेस। तो अब ये भी क्या है दोस्तों, एक बहुत प्रमुख अर्जित अभिप्रेरक है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शाब्दिक रूप से या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने या आघात पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति दूसरे को शारीरिक रूप से, ठीक है ना, शारीरिक या शाब्दिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। इसमें दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक थे बेंडूरा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उनका नाम, बेंडूरा। आप भी नोट कर लीजिए करिए, जब भी आप मेरे संग कोई भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप जरूर पेन और कॉपी जरूर लेके रखें। कुछ मैं इंपॉर्टेंट वर्ड बोलता हूं तो आप उनको नोट कर लीजिए करिए। ठीक है ना, तो जो बेंडूरा थे, इन्होंने एक प्रयोग किया था, नर्सरी स्कूल के बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो इन्होंने बच्चों को 3 प्रकार की फिल्म दिखाई कि पहली फिल्म तो ये थी कि जिसमें एक व्यक्ति है वो आक्रामक व्यवहार करता है और उसको पुरस्कार मिलता है। दूसरी फिल्म ऐसी थी कि जिसमें जो व्यक्ति था वो आक्रामक व्यवहार करता है लेकिन उसे दंड मिलता है। और तीसरी फिल्म ऐसी थी कि जिसमें व्यक्ति ना तो आक्रामक व्यवहार करता है ना ही उसको कोई दंड और पुरस्कार मिलता है। तो बेंडूरा ने अपने प्रयोग में देखा ना कि जो नर्सरी के बच्चे हैं वो पहली फिल्म से ज़्यादा प्रभावित हुए, यानी पहली फिल्म में उन्होंने दूसरी या तीसरी फिल्म की अपेक्षा अधिक सीखा।
तो इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करता है और उसको पुरस्कृत होते हुए देखता है तो वो उससे ज़्यादा सीख लेता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं आक्रमणशीलता की अभिप्रेरणा। इसके बाद आता है अनुमोदन अभिप्रेरणा, यानी कि अप्रूवल मोटिवेशन। अब इसमें एक तरीके से क्या है ना कि जैसे इस अभिप्रेरणा में क्या होगा कि जो व्यक्ति है ना वो धनात्मक मूल्यांकन, जैसे कि क्या होता है प्रतिष्ठा, प्रशंसा इत्यादि पाने की उम्मीद से होता है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे आपके जो 6 वर्ष के जो कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि माता पिता से ज़्यादातर अनुमोदन पाने की तीव्र इच्छा होती है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को चाहिए कि यार उसको पॉजिटिव उसका इवैल्यूएशन हो, ठीक है, और उसको प्रतिष्ठा मिले और प्रशंसा मिले, तो इत्यादि पाने की वो उम्मीद करता है, यानी कि अप्रूवल टाइप का चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो 6 वर्ष के कम के उम्र के बालक होते हैं उनको ज़्यादातर अपने माता पिता से अनुमोदन पाने की तीव्र इच्छा होती है। जब बालक आपका स्कूल में प्रवेश करता है तो वो शिक्षक, साथियों तथा अपने से अधिक उम्र के बालकों से अनुमोदन पाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं अभिप्रेरणा के महत्व। अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि जो अभिप्रेरणा है उसके क्या महत्व हैं हमारे जीवन में, हमारे शैक्षिक क्रिया में। आप देख लेते हैं इसको। देखिए, विद्यार्थियों के मानसिक विकास हेतु, देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सीखना और एक तरीके से सिखाना और उनका मानसिक विकास करना, ठीक है ना। तो आप विद्यार्थियों को कैसे सिखाएंगे, जब तक अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई रुचि ना लेगा तो इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो जो अभिप्रेरणा है वो क्या करता है, विद्यार्थियों को स्वयं और अधिगम प्रक्रियाओं में प्रोत्साहन प्रदान करता है, ठीक है ना। जब प्रोत्साहन आएगा तभी आपको क्या मिलेगा, उत्साह और रुचि विकसित होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि मानसिक जो आपकी विकास है उसकी संभावनाओं में अपने आप ही वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों के मानसिक विकास हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्वस्थ मनोवृत्ति एवं उच्च आकांक्षा उत्पन्न करने हेतु, देखिए दोस्तों, व्यवहार संचालन के मुख्य आधार स्वस्थ मनोवृत्ति और उच्च आकांक्षा है। तो इसलिए विद्यार्थियों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने हेतु हमेशा उचित प्रेरकों का प्रयोग करना चाहिए। इनके प्रयोग से विद्यार्थियों में जैसे सहयोग, सद्भाव, आज्ञा पालन, निष्ठा, इन सभी का विकास होता है और वो उच्च उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मार्ग निर्देशन प्रदान करने हेतु। देखिए, विद्यार्थियों को समय समय पर आप समुचित मार्ग निर्देशन प्रदान करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे शैक्षिक क्षेत्र में विषय का चयन है, समायोजन, अनुशासन, ये सभी संबंध समस्याओं के निराकरण के लिए मार्ग निर्देशन आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। तो जो रुचि और उत्साह है ना, तो जितने भी प्रेरक हैं इनकी सहायता से हम ये कह सकते हैं निर्धारित जो लक्ष्य हैं उनकी दिशा में एक तरीके से सही तरीके से अभिप्रेरणा का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो मार्ग निर्देशन प्रदान करने हेतु भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, ओके, अब अधिगम के लिए प्रोत्साहन के लिए किसकी आवश्यकता है, प्रेरणा की तो आवश्यकता है ना। तो भाई अगर आप वांछनीय अधिगम चाहते हैं तो उसके लिए अभिप्रेरणा तो क्या है, एक बहुत ही प्रबल और प्रमुख आधार के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। अधिगम की गति कितनी है, मात्रा कैसी है, स्वरूप कैसा है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, अभिप्रेरणा पर तो ही डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु अधिगम का बहुत ही अभिप्रेरणा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, ठीक है ना। जैसे शिक्षक क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर में जैसे प्रशंसा करते हैं या दंड देते हैं, तो एक तरीके से विद्यार्थियों को क्या करते हैं, अधिगम की दिशा में अग्रसारित करने का प्रयास करते हैं ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। प्राथमिक स्तर पे तो ठीक है, लेकिन जो उच्च स्तर है तो उच्च स्तर पे क्या है, प्रशंसा और दंड के द्वारा बालकों को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। तो उस समय पर आप क्या करते हैं, सबल प्रेरणा देते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से निचली कक्षा में तो आप प्रशंसा और दंड के द्वारा आप उनको अधिगम की ओर अग्रसारित कर सकते हैं, लेकिन उच्च कक्षा में आप क्या कर सकते हैं, हाई लेवल की मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है वांछनीय व्यवहार परिवर्तन करने हेतु। जैसे अगर बालक के विकास का जो आधार है उसके वो क्या है दोस्तों, वो उसके व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है ना। तो उसके व्यवहार में जो वांछनीय परिवर्तन है, ठीक,
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से बालक का विकास का आधार। ठीक है, तो जो कोई भी आप जैसे हम औपचारिक शिक्षा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, बालक के व्यवहार परिवर्तन हेतु संपूर्ण प्रयास किए जाते हैं, और इन व्यवहार परिवर्तनों का जो मुख्य माध्यम है वो क्या होता है, शिक्षण है। ठीक है ना, तो शिक्षण से व्यवहार परिवर्तन कैसे हो सकता है, ये तभी संभव है जब विद्यार्थी शिक्षण से संबंध विभिन्न क्रियाओं में भाग ले। ठीक है ना, तो जब विद्यार्थी विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेगा तो कैसे लेगा उसको उसके वांछित व्यवहार परिवर्तन से पहले उसे विभिन्न प्रकार की जब आप प्रेरित करेंगे, यानी कि अभिप्रेरणा देंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि आप जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा क्या होती है, वांछनीय व्यवहार परिवर्तन करने हेतु आवश्यक होती है। ठीक है ना, ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना विकसित करने हेतु। अब देखिए, पहले तो क्या होता था कि भाई छात्रों में अगर आप अनुशासन की भावना को विकसित करना चाहते हैं तो दंड देते थे। ठीक है ना, अब लेकिन क्या हो गई, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। तो अब जो अनुशासन के स्थान पे क्या हो गया ना कि भाई स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, इसकी भावना के विकास पे अधिक बल दिया जाता है। तो जो शिक्षक है छात्रों को उचित प्रेरकों के द्वारा वांछनीय व्यवहारों का अभ्यास कराकर उनमें स्व अनुशासन की भावना का विकास कर सकता है। इसके बाद आता है चरित्र एवं सामाजिकता की भावना के विकास करने हेतु। ठीक है ना, तो बालकों के चरित्र और उनमें सामाजिकता की भावना विकास करने के लिए अभिप्रेरण का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वो है बालकों का चहुमुखी का विकास। अब चहुमुखी विकास कैसे होगा, उसमें क्या होगा, बालकों का चरित्र और सामाजिकता की भावना भी तो आती है ना। तो भाई आप चरित्र और सामाजिकता की भावना को विकसित करने के लिए अब क्या करेंगे, उनमें एक तरीके से आप व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, उनमें प्रशंसनीय और वांछनीय व्यवहार की अपेक्षाकृत परिवर्तन करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, उनको एक पॉजिटिव अभिप्रेरण देंगे, जिससे कि क्या होगा, उनके चरित्र का और सामाजिकता की भावना का विकास होगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों अभिप्रेरणा के महत्व शिक्षा में। ठीक है, इसके बाद आता है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। देखिए, अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत हैं, अभी हमने अभिप्रेरणा के महत्व पढ़े थे, और एक तरीके से क्योंकि हमने देखा कि भाई जो अभिप्रेरणा के महत्व है वो कितने इंपॉर्टेंट, कितना महत्व है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि अभिप्रेरणा पे बहुत क्या हुए, प्रयोग हुए और अनुसंधान हुए। ठीक, तो इन प्रयोगों और अनुसंधान के आधार पे अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। ठीक, तो इसमें कौन कौन थे, जैसे कुर्ट लेविन है या विलियम मैकडूगल हैं और सिगमंड फ्रायड हैं, इन्होंने काफ़ी सारे सिद्धांत दिए। यहाँ पर मैंने उनके बारे में लिखा हुआ है, हालांकि हम इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप इसको समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभिप्रेरणा के सिद्धांत में फिर ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे भी अभी काफ़ी लंबा हो चुका है टॉपिक, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको समझिए कि ये क्या क्या है, बाकी फिर हम इसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, सबसे पहला आता है दोस्तों इसमें कुर्ट लेविन का सिद्धांत, या इसको कर्ट लेविन भी बोला जाता है। दोस्तों, इनका ये मानना है कि अधिगम में प्रेरणा का प्रयोग नितांत आवश्यक है। ठीक है ना, क्योंकि जो प्रेरणा है उसी के द्वारा जो विद्यार्थी हैं वो निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत बहुत ही तेजी से या बहुत अधिक गति से अग्रसारित होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि जब तक उनको प्रेरणा नहीं मिलेगी तब तक उनकी जो गति है, यानी वो जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी गति काफी कम रहेगी अपेक्षाकृत उन लोगों से जिनको प्रेरणा मिली हुई है। ठीक है ना, तो अध्यापकों को क्या करना है कि विभिन्न प्रेरकों का प्रयोग करना चाहिए अधिगम से पहले, और विद्यार्थियों को प्रेरित करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, उनको अधिगम में रुचि उत्पन्न होगी और एक तरीके से उनमें क्या होगा, उनका मानसिक रूप से विकास होगा। ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं विलियम मैकडूगल। आपको कभी सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है। ठीक है ना, तो एक तरीके से क्या है, इनका ये कहना है कि व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है, मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। ठीक है ना, तो ये इनका मानना है। ठीक, तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बताया कि जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि मैकडूगल ये कहते हैं कि भाई जो आपका व्यक्ति का व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों से ही संचालित होता है। इनका ये कहना था कि परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो मूल प्रवृत्तियां ही होती हैं वो समस्त मानव क्रियाओं की प्रमुख चालक हैं।
ठीक है ना। और अगर इन मूल प्रवृत्तियों या इनसे संबंधित संवेगों को आप अलग कर देंगे तो प्राणी किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा, ये इनका मानना था। जैसे कि वो आपका क्या हो जाएगा, गतिहीन या निश्चल हो जाएगा। जैसे कि कोई भाप है ना, भाप का इंजन होता है, स्टीम इंजन, तो बिना भाप के नहीं चल सकता। तो ऐसे ही अगर आप किसी मनुष्य से क्या कर देंगे, आपकी मूल प्रवृत्तियां या उससे संबंधित संवेगों को हटा देंगे तो प्राणी वो किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा, ये इनका सिद्धांत है। ठीक है। इसके बाद आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा सिद्धांत काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है ना, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इनके अनुसार क्या है ना कि जो व्यक्ति के अचेतन या अर्धचेतन में निहित इच्छाएं मानव को किसी निश्चित व्यवहार की दिशा में प्रेरित करती है। ठीक है ना, लेकिन जो मानव के व्यवहार पर आधारित अनेक क्रियाएं इस प्रकार भी होती हैं जो उसकी विवशता का परिणाम हुआ करती हैं, ये इनका मानना है। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया है कि वो ये मानते हैं कि व्यक्ति के अचेतन या अर्धचेतन में जितनी भी इच्छाएं हैं वो मानव को किसी निश्चित दिशा में प्रेरित करती हैं, परंतु मानव के व्यवहार पर आधारित अनेक क्रियाएं इस प्रकार की भी होती हैं जो उसकी व्यवस्था का परिणाम हुआ करती हैं, ये इनका मानना है। ठीक है ना, तो एक तरीके से इस प्रकार की क्रियाओं को करने से उसे किसी प्रकार का सुख संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, ये इनका एक तरीके से मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। इसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसके बारे में तो हम कई बार पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेसन में भी। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत है, थॉर्नडाइक द्वारा इसको एक तरीके से इसको लाया गया था। उसके बाद फिर स्किनर थे, उनका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था, तो इसके बारे में हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत, देखिए दोस्तों ये भी हमने डिस्कस किया था। अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है कि भाई एक तरीके से उन्होंने क्या किया था, जो आवश्यकताओं को 5 श्रृंखलाबद्ध क्रम में विभाजित किया था। इसके बारे में भी हमने दोस्तों डिस्कस किया था ना, उसमें उन्होंने 5 आवश्यकताएं मानी थी। ठीक है ना, जो 5 आवश्यकताओं को भी 2 भागों में उन्होंने कैटेगराइज किया था। तो आप इसके लिए जो मेरी पिछली वीडियो है उसका अवलोकन करें, जिसमें मैंने जितने भी सिद्धांत है अधिगम के वो बताए हैं, तो मैंने उसमें मैस्लो का सिद्धांत भी बहुत अच्छे से बताया है, तो आप उसको वहां पर देख सकते हैं। तो ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत भी के अंतर्गत भी आते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हमने पहला कारक क्या है, प्रोत्साहन। ठीक है, तो छात्रों के व्यवहार को अगर आपने उत्तेजित या निर्देशित करने की दृष्टि रखनी है तो उसमें क्या है, प्रोत्साहन सबसे इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। ठीक है ना, जैसे प्रशंसा है, निंदा है, वो प्रोत्साहन के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख कारक हैं। कौन कौन होते हैं, प्रशंसा और निंदा। अभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसके माध्यम से ही क्या होता है, बालकों के को हम कह सकते हैं वांछित लक्ष्य की दिशा की ओर प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जैसे छात्रों की जितनी भी आपकी शैक्षिक उपलब्धि है, अधिगम है या व्यवहार परिवर्तन है, उन पर इन कारकों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक में आता है। ठीक है ना, इसके बाद आता है जागरूकता। अब जागरूकता देखिए ये भी एक तरीके से अगर आपको विद्यार्थियों को एक व्यवहार की दिशा में प्रेरित करना है ना, तो जागरूकता भी एक प्रबल चालक के रूप में कार्य करती है। ठीक है ना, जब छात्रों में जागरूकता होगी तभी वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक तरीके से सक्रिय रूप में भाग ले सकेंगे। ठीक है ना, बालकों के विकास और जितनी भी उनकी शैक्षिक उपलब्धियां हैं उनमें भी जागरूकता प्रत्यक्ष रूप से उनको प्रभावित करती है। ठीक है ना, यानी इस जागरूकता का मतलब क्या है कि विद्यार्थी क्या रहता है, सचेत रहता है और सतत रूप से सक्रिय रहता है। ठीक है ना, तो होगा क्या कि जब वो सचेत और सतत रूप से सक्रिय रहेगा तो क्या होगा, तो उसमें विकास की संभावनाओं की वृद्धि होती है। वैसे जागरूकता के भी 3 स्तर होते हैं, एक होती है उच्च स्तर की जागरूकता, मध्यम स्तर की जागरूकता और निम्न स्तर की जागरूकता। अब होगा क्या, उच्च स्तर की जागरूकता में क्या होगा, ऑफ कोर्स छात्र क्या होगा, लक्ष्य की दिशा में ज्यादा चिंतामग्न दिखाई देगा। अब मध्यम और निम्न स्तर की जागरूकता में क्या होगा, एक तरीके से क्या होगा, हम इसको निंद्रा या सचेत की अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो एक तरीके से इसमें क्या होगा, उतना चिंता नहीं होगी।
ठीक है, मतलब होगी जागरूकता लेकिन कम जागरूकता होगी, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब जागरूकता के भी वैसे देखा जाए तो इसमें आगे जाके दो स्रोत बताए गए हैं, एक होता है आंतरिक स्रोत, एक होता है बाह्य स्रोत। तो आंतरिक स्रोत क्या होगा, ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा, छात्रों की एटीट्यूड, आकांक्षा, विचार, ये सब सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक तरीके से जो बाह्य पर्यावरण से उसको जो स्रोत होंगे, जैसे कि बाह्य उद्दीपन जो उसको मिलते हैं ना, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके बाह्य स्रोत कहलाएंगे, ठीक है ना, जागरूकता उत्पन्न करने वाले। जैसे कि भाई शिक्षण के माध्यम से अध्यापक है, तो अध्यापक भी क्या करता है, उसमें जागरूकता एक तरीके से उसको जागरूक बनाता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें इतना सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने हम कह सकते हैं ना, इम्प्रोवाइजेशन का प्रयोग करके आप इनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आकांक्षा। अब मैंने कोई भी बोला कि कोई भी विद्यार्थी में कोई भी क्रिया हम कह सकते हैं बिना उद्देश्य के तो नहीं होती है, ठीक है ना। तो उद्देश्य जब है तभी छात्रों का व्यवहार का स्वरूप, उनकी क्षमता, योग्यता और उनके ज्ञान अर्जन का पता चलता है ना। क्योंकि जब उद्देश्य है तो तभी तो उनके व्यवहार का जो स्वरूप है, वो उनकी क्षमता है, योग्यता है, वो या फिर उनका जो ज्ञानार्जन है, उसी पर तो ये आधारित होता है ना। तो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी जो छात्र हैं उनकी गति क्या होती है, अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि जो उनकी आकांक्षाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। और जिस बालक में जितनी आकांक्षा होगी वो उतनी ही जल्दी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जागरूकता है इसमें आकांक्षा, रुचि, इनका भी एक तरीके से प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो आकांक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत। इसके बाद आता है प्रगति का ज्ञान। अब देखिए, प्रगति का ज्ञान भी यानी कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी छात्रों को अभिप्रेरित करने में सहायक होती हैं। तो समय समय पर अगर आप उनको उनकी प्रगति से अवगत कराते रहेंगे तो जो छात्र हैं वो एक तरीके से ज़्यादा सक्रिय होकर अधिकाधिक ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बतानी आवश्यक हो जाती है। तो इससे भी उनके अंतर्गत क्या आती है, अभिप्रेरणा आती है, ठीक है। इसके बाद अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका। देखिए दोस्तों, अधिगम में अभिप्रेरणा की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। इसके बारे में हमने पहले ही बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। मेल्टन की डेफिनेशन है, इन्होंने कहा भी जो अभिप्रेरणा है वो सीखने के लिए एक आवश्यक शर्त है। यानी कि आप सीखना चाहते हैं तो अभिप्रेरणा एक तरीके से कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद आता है एंडरसन ने बोला कि भाई जो सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह से तभी होगी जब अभिप्रेरणा होगी। तो इन्होंने सीधे सीधे सीखने से उसका संबंध बनाया है कि सीखने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक हो जाती है, ठीक। तो बालक की शिक्षा में अभिप्रेरणा का अत्यंत महत्व है। शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार को ही परिवर्तित किया जाता है और तथा उसके व्यवहार को अभिप्रेरणा द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसके बारे में भी हमने कई बार दोस्तों डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो अभिप्रेरणा एक तरीके से वह कला है जो छात्रों में अध्ययन व अन्य कार्यों के लिए इच्छा, जिज्ञासा, रुचि, जोश, उत्साह, ये सभी चीजें उत्पन्न करती है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने इसके बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो ये अब आपके लिए बहुत सिंपल है। तो क्या करते हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं। अधिगम के लिए दिशा निर्देश होता है, अधिगम को सशक्त बनाती है यानी सशक्त दशा होती है, ठीक है ना। अभिप्रेरणा से ही आपकी जो अधिगम है वो सशक्त होता है। व्यवहार को नियंत्रित करती है, परिपक्वता का ज्ञान होता है, ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है, मानसिक विकास में सहायक होती है और इसके अलावा लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञानी हैं इन्होंने अभिप्रेरणा को राजकीय मार्ग कहा है, यानी कि अभिप्रेरणा के अभाव में जो सीखने की प्रक्रिया है वो एक तरीके से प्रभावित हो सकती है, ठीक है ना। तो इनके प्रभाव क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे कि क्या क्या होते हैं, सीखने के उद्देश्य इससे प्रभावित होते हैं। पुरस्कार एवं दंड द्वारा, जैसे हमने बोला ना अभिप्रेरणा है, तो पुरस्कार एवं दंड किसका पार्ट है, वो एक तरीके से अभिप्रेरणा का ही तो पार्ट है ना। इसके बाद प्रगति एवं परिणाम का ज्ञान, वो भी अभी जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है, ठीक है। प्रशंसा एवं निंदा, ठीक। स्पर्धा,
प्रतियोगिता तथा सहयोगिता, ठीक है ना, लक्ष्य निर्धारण, व्यवहार एवं आकांक्षा स्तर, ये सभी चीजें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्रोत्साहन के रूप में सामाजिक अनुमोदन, अभी हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, अनुमोदन के बारे में, ठीक है ना। और प्रोत्साहन के रूप में व्यावसायिक लक्ष्य, मतलब ये मैंने पॉइंट इसलिए लिख लिए हैं ताकि आप कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो छूटे ना इसमें, ठीक है ना। इसके बाद अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरण के क्या कार्य हैं। देखिए, अभिप्रेरण अधिगम की प्रक्रिया में 3 तरीके से कार्य करता है, जो आपके सामने यहाँ पर निम्नलिखित है। मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखिए, अभिप्रेरणा व्यवहारों को शक्ति प्रदान करता है, ये तो हमें पता ही है। अभिप्रेरणा बालकों में शक्ति उत्पन्न करता है और उसको क्या बना देता है, क्रियाशील बना देता है, ठीक है ना। तो शारीरिक अभिप्रेरण, जैसे कि हमने बताया था, भूख, प्यास, ठीक है ना, या कार्य है, वो बालकों को क्या करता है, क्रियाशीलता उत्पन्न करता है बालकों में, ठीक है। इसके बाद दूसरा, अभिप्रेरण व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। अभी हमने इसके बाद 50 बार डिस्कस कर लिया कि जो अभिप्रेरण है वो बालकों के व्यवहार को एक निश्चित दिशा की ओर को निर्देशित करता है और बालक के व्यवहार को लक्ष्य की ओर एक तरीके से निर्देशित करता है। तो बालक को क्या होता है, इससे अपने अंतिम लक्ष्य में पहुंचने में सहायता मिलती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि एक जो अभिप्रेरित व्यवहार है वो उद्देश्यपूर्ण एवं सतत होता है। देखिए, ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि जो अभिप्रेरित व्यवहार है वो कैसा होता है, तो कैसा होता है, उद्देश्यपूर्ण एवं सतत होता है, यानी कि पर्पसफुल एवं परसिस्टेंट, पर्पसफुल एवं एंड परसिस्टेंट, ये होता है। इसके बाद आता है अभिप्रेरणा में व्यवहार चयनात्मक हो सकता है। अभिप्रेरण बालकों के चयनात्मक अभिप्रेरण क्या करता है दोस्तों, बालकों के व्यवहार में सिर्फ दिशा निर्देश प्रदान नहीं करता बल्कि उनके व्यवहार को चयनात्मक भी बना देता है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या करता है, बालकों को एक निश्चित व्यवहार का चयन करने में भी मदद करता है। यानी अभिप्रेरणा की मदद से जो बालक हैं वो एक निश्चित व्यवहार का चयन कर सकते हैं, यानी कौन सा व्यवहार करना है कौन सा नहीं करना है, तो उनके सिलेक्शन में भी मदद कर सकता है। तो इस तरीके से जो अधिगम की प्रोसेस है वो चलती है और मोटिवेशन का ये कार्य है, तो इसको हम बोलेंगे द फंक्शन ऑफ मोटिव्स इन लर्निंग प्रोसेस, यानी अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के ये कार्य हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अभिप्रेरणा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके एग्जाम के लिए यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।